नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। अगर आप ईवीएस के साथ साथ सीटेट 2022 के लिए सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही सीटेट प्रीवियस ईयर के सभी शिफ्टों के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन का डेडिकेटेड लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के लिए निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। ध्यान से समझिएगा, ये पूछा जा रहा है कि खाना आपके में परिवार में कौन बनाता है और सब्जी कौन खरीदने जाता है। यानी कि सब्जी खरीदने के लिए आप बाहर जा रहे होंगे और खाना आप घर में बना रहे होंगे। तो जिस प्रकार से हमारे समाज में एक रूढ़िवादिता बनी हुई है कि बाहर का काम पुरुष करेंगे, मार्केट जाने का काम या फिर जो भी बाहर के काम होंगे वो पुरुष करेंगे और महिलाएं घर का काम करेंगी, जैसे कि खाना बनाना और ये सभी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको चुनौती देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ भोजन पका कौन रहा है इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है शिक्षिका के द्वारा। तो इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर देंगे। पहला विकल्प दिया गया है, परिवार की खान पान की आदतें। यहाँ पर खान पान की आदत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर खान पान की आदत के बारे में पूछा जाता तो इसमें यह पूछा जाता कि आप लोग क्या क्या खाना पसंद करते हैं, आपके परिवार में क्या क्या खाना बनता है। तो ये खान पान की आदत से संबंधित नहीं था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, परिवार को एक साथ मिलकर के खाना खाना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कतई भी ये नहीं पूछा गया है कि आप लोग एक साथ मिलकर के खाना खाते हैं या फिर अलग अलग खाते हैं। तो इस प्रकार का भी कोई उद्देश्य नहीं था शिक्षिका का, हमारा उत्तर नहीं होगा। सी वाला विकल्प देखिए, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका। अब यहाँ पर देखिए, परिवार के सदस्य में माता पिता होंगे, भाई बहन होंगे या फिर और दादा दादी हो सकते हैं। तो कौन कौन खाना बना रहा है, उनमें किस किस की भूमिका है खाना बनाने में, मतलब कि सिर्फ महिलाएं खाना बनाने में का काम कर रही हैं या फिर पुरुष भी उसमें हाथ बटा रहे हैं, ये जानना टीचर का मुख्य उद्देश्य था। तो ये हमारा उत्तर होगा। और इसी के आधार पर जो जेंडर रूढ़िवादिता है उसको चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि जब आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके परिवार में या फिर किसी दूसरे के परिवार में खाना कौन बना रहा है, महिला या फिर पुरुष, तो उसके बाद ही तो आप चुनौती देंगे। मतलब अगर मान लीजिए किसी के घर में पुरुष खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता थोड़ी हुआ, वहाँ पर तो आपको चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि कौन खाना बना रहा है, तो ये भूमिका के तहत पता लग जाएगी। और उसके बाद से अगर वहाँ पर जेंडर रूढ़िवादिता है तो परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती देंगे। तो सी और डी वाला विकल्प केवल सही होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सी और डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपके कई कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। देखिए, प्रश्न पूछा गया है, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा। तो देखिए, दो प्रकार के उपकरण होते हैं जिसमें बच्चों की प्रगति का नोट किया जाता है। एक तो होता है आपका पोर्टफोलियो और दूसरा होता है वृत्तांत रिकॉर्ड, जिसे हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। इसके अलावा जो पहले विकल्प में दिया गया अवलोकन सूची और रेटिंग स्केल, ये उत्तर होगा नहीं, क्योंकि अवलोकन सूची में मतलब कि पहले से सब कुछ एक तरीके से लिस्टेड होता है, उसको बस यहाँ पर अवलोकन करने की बात हो रही है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न में दर्ज करने की बात की जा रही है। तो अवलोकन तो होगा नहीं, क्योंकि पहले दर्ज किया जाएगा तभी तो अवलोकन होगा। तो अवलोकन वाला हटा दीजिए, ये उत्तर नहीं होगा। रेटिंग स्केल भी नहीं होगा। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि कई पैमाने होते हैं और उस पर हम लोग रेटिंग करते हैं, मतलब कि सही टिक का निशान या फिर 1-2 नंबर दे करके रेटिंग कर रहे होते हैं। तो इस प्रकार का भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अन्य बच्चों की यहाँ पर आकलन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन हुआ और उसी को दर्ज करना है। तो रेटिंग स्केल भी नहीं होगा, यानी पहले 2 विकल्प हमारे गलत हो गए। अब आपके पास बचते हैं तीसरा और चौथा विकल्प। देखिए, दोनों में डेटा को ही मेंटेन किया जाता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। पोर्टफोलियो की पहले बात कर लेते हैं। पोर्टफोलियो में वो डेटा मेंटेन किया जाता है जिसमें बच्चे की शैक्षणिक प्रगति हो रही हो। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई गतिविधि कर रहा है कक्षा में और उसमें उसको कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया, मतलब कि गतिविधि कर रहा होगा तो सीखने के लिए कर रहा होगा, शैक्षणिक गतिविधि कर रहा होगा, तो उस गतिविधि के दौरान उसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया तो उसका वो पूरा जो शैक्षणिक प्रगति थी उसको मेंटेन किया जाएगा पोर्टफोलियो में। मतलब कि अगर उसके सीखने से संबंधित कुछ भी है,
उसके शैक्षणिक प्रगति से जुड़ा हुआ कुछ भी है तो उसे पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है। लेकिन प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि श्याम का यह व्यवहार, अब इस रिकॉर्ड में व्यवहार को मेंटेन करने की बात की जा रही है। व्यवहार निम्नलिखित में से सह शैक्षिक पक्ष का आकलन करना है। तो व्यवहार की जब भी बात आती है तो वहां पर हमेशा एनेक्डोटल रिकॉर्ड में उसको मेंटेन किया जाता है, जिसे हम लोग वृत्तांत रिकॉर्ड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत माइनर सा डिफरेंस है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपके व्यवहार की बात की जाती है तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाएगा, और अगर आपके शैक्षणिक प्रगति की बात की जाती है तो वो आपके पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर जो पोर्टफोलियो होता है उसका यूज कैसे होता है। तो मैं आपको एक बेहतर उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, जब भी आप स्कूल में पास या फिर फेल होते हैं तो आपको फाइनल एक रिजल्ट दिया जाता है। तो वो रिजल्ट क्या है, वो आपकी शैक्षणिक प्रगति है। मतलब कि पिछले सत्र के बाद आप मतलब पहले 3 में थे, अब 4 में चले गए, तो 4 में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप किस परीक्षा में कितने अंक पाए, वो प्रगति को मार्किंग करके अंकों में डिनोट किया गया है। यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो आपका पोर्टफोलियो कह सकते हैं। और जो आपका टीसी होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जब भी आप ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कराते हैं अपने पिछले विद्यालय से किसी नए विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए, तो उसमें एक लाइन मेंशन की गई रहती है कि इस विद्यालय में इस बालक का जो व्यवहार था वो उत्तम था। तो वहां पर व्यवहार उत्तम बताना वो व्यवहार को इंगित कर रहा है, और जो व्यवहार होता है वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। यानी कि जो आपका टीसी है वो एक तरीके से एनेक्डोटल रिकॉर्ड माना जा सकता है, क्योंकि उसमें आपके व्यवहार को इंगित किया गया है, और जो आपका रिजल्ट है उसको पोर्टफोलियो माना जा सकता है। देखिए, ये एक्चुअली में पोर्टफोलियो अलग ही फाइल होती है, वो रिजल्ट से अलग होता है। लेकिन व्यवहारिक जीवन में बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि आखिर पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल का उदाहरण क्या हो सकता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जो रिजल्ट है वो पोर्टफोलियो हो सकता है, पोर्टफोलियो होता नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। रिजल्ट अलग है, पोर्टफोलियो अलग है। रिजल्ट में आपका पास फेल और या फिर नंबर वगैरह होते हैं, और जो पोर्टफोलियो होता है उसमें एक शैक्षणिक सत्र में जो भी गतिविधि बच्चे के द्वारा की गई है उसके एक तरीके से शैक्षणिक प्रगति को दिखाते हुए जो भी गतिविधियां की गई हैं उसको मेंटेन किया जाता है पोर्टफोलियो में। ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सीखने से जुड़ा हुआ है। लेकिन वृत्तांत यानी एनेक्डोटल की बात करें तो उसमें शिक्षा की बात ही नहीं की जाती है, सीखने की बात ही नहीं की जाती है। आपके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, जो भी व्यवहार में परिवर्तन होगा उसे हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं। चूंकि प्रश्न में व्यवहार की बात की गई थी, इस वजह से एनेक्डोटल रिकॉर्ड, जिसे हिंदी में वृत्तांत रिकॉर्ड कहते हैं, यही इसका सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, गीता की एक कक्षा का विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है, यानी देख नहीं सकता है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से, यानी जो इकबाल है, जो बालक है, जो दृष्टिबाधित है, वह विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को देखने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, उसे बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा था और वो कक्षा में उस परिवेश का हिस्सा अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, भाग नहीं ले पा रहा था, इस वजह से वो विद्यालय आना छोड़ दिया। अब एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया है उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज दृष्टिबाधित हो या फिर श्रवणबाधित हो, सभी बालकों के लिए समावेशी कक्षा का कॉन्सेप्ट आया है। यानी कि आप किसी भी अधिगम विकार, किसी भी शारीरिक विकार से क्यों ना जूझ रहे हो, सबको एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाने की बात करता है समावेशी कक्षा। यानी सबको साथ लेकर के चलना है, ताकि किसी भी बालक में हीन भावना का शिकार ना हो कि मैं दूसरे बालक से अलग हूं। तो यहां पर यह कहना कि उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति दी जानी चाहिए, उसे खुद एहसास होने लगेगा। बच्चे के मन में आप एहसास दिला रहे हैं कि तुम अन्य बच्चों से अलग हो, तो वो और ज्यादा हीन भावना का शिकार हो जाएगा। तो ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसके अभिभावकों को डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। देखिए, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना एक तरीके से पॉजिटिव है, लेकिन आधा पॉजिटिव है। आधा कैसे? अब देखिए, बच्चा जो दृष्टिबाधित था वो एक तरीके से उसकी नज़र हो सकता है कि वो पूरी तरीके से दृष्टिबाधित है और वो देख ही नहीं पा रहा हो, तो डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। और मान लीजिए अगर आंशिक दृष्टिबाधित है और चश्मा लगा करके वो देख पा रहा है, फिर भी एक अन्य समस्या ये थी कि वो कक्षा प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले पा रहा था। तो भले ही उसकी आंख की नज़र ठीक हो जाए तो वो बोर्ड पर देख लेगा, लेकिन कक्षा में भाग नहीं ले पा रहा है अभी भी। इस वजह से ये विकल्प आधा ही पॉजिटिव था, इस वजह से हम इसको उत्तर नहीं मानेंगे। ठीक है, क्योंकि भले ही उसकी नज़र ठीक हो जाए लेकिन कक्षा में भाग नहीं ले पाएगा, वो फिर भी नहीं ले पाएगा। ठीक है। चौथा विकल्प देखिए, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। अब देखिए, आगे की सीट पर बिठा करके
उसको थोड़ा सा हेल्प किया जा सकता है कि बोर्ड उसके पास आ जाएगा तो हो सकता है उसको दिखाई दे, लेकिन कक्षा में वो भाग फिर भी नहीं लेगा, क्योंकि वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जा रहा होगा उस कक्षा में, ताकि बच्चा भले ही ना देख पाए। आज ऐसे भी बालक हैं जो कि पूरी तरीके से दृष्टिबाधित हैं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते, बावजूद इसके वो कक्षा में अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कक्षा में सहज महसूस कराने के लिए टीचर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करता है और उसमें उसको पार्टिसिपेट कराता है, ताकि बच्चा सहज हो जाए, उस माहौल में ढल जाए और वहां पर सीखने के लिए प्रेरित हो। तो ये भी विकल्प आगे सीट पर बैठा देंगे, लेकिन कक्षा में वो कंफर्टेबल फिर भी नहीं हो पाएगा, तो ये भी विकल्प हमारा निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, देखिए, कक्षा नाटक की योजना बना करके इकबाल की भूमिका निर्मित करनी चाहिए। अब देखिए, इकबाल को उस नाटक में शामिल करने की बात की जा रही है। अब जब नाटक में इकबाल शामिल होगा तो जाहिर सी बात है वो भी इंटरेक्शन करेगा, वो केवल देख नहीं सकता लेकिन बोल तो सकता है, इंटरेक्शन करेगा, लोगों से वार्तालाप करेगा, तो वो धीरे धीरे सहज होने लगेगा उस माहौल में, और जैसे ही सहज होगा तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा आगे की पढ़ाई को पढ़ने में या फिर सीखने में। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बात की गई थी दृष्टिबाधित की, तो दृष्टिबाधित हो सकता है कि आंशिक हो या फिर पूर्ण हो, तो भले चश्मा दिला करके आगे बैठा करके उसकी आधी प्रॉब्लम को तो सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन मान लीजिए बच्चा पूरी तरीके से दृष्टिबाधित है तो आगे बिठा करके या फिर चश्मा लगा करके भी उसकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता है। और मेन समस्या यहाँ पर यह थी कि वो एक तरीके से परिवेश से, विद्यालय के परिवेश से कटा कटा महसूस कर रहा था। तो इसके लिए ज़्यादा जरूरी यह है कि उसको माहौल में ढाला जाए, और माहौल में कैसे ढाला जाएगा? जब तक वो इंटरेक्शन नहीं करेगा, जब तक कि वो अंतःक्रिया नहीं करेगा लोगों से, और जब बच्चा नाटक में पार्टिसिपेट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बोलेगा, लोगों से अंतःक्रिया करेगा, तो इससे वो माहौल में ढलने लगेगा और अपने आप को सहज महसूस करने लगेगा उस पूरे माहौल में, उस पूरे सिचुएशन में। तो यही इसका पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, ऋषि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सी होगी? तो यहां पर देख लीजिए, पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है कक्षा चर्चा। देखिए, कक्षा में जब चर्चा करेंगे, अगर केवल टीचर ही केवल चर्चा कर रहा है, मान लीजिए अगर बच्चों के साथ भी चर्चा कर रहा है तो बच्चे एक्टिवली तो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन चर्चा यहाँ पर थोड़ा निगेटिव सेंस में इसलिए क्योंकि बच्चे को उसके परिवेश से जोड़ करके बात शिक्षा देने की बात की जाती है ईवीएस में। यानी कि जो बच्चा परिवेश में देखा हुआ है या फिर मूर्त अवस्था में दिखा करके ही उसको उस नए कॉन्सेप्ट से उसको अवगत कराना चाहिए। तो कक्षा में चर्चा अमूर्त चीज़ें होंगी, भले ही वो रेशम कैसे बनता है इसके बारे में बताया जाए, लेकिन वो चीज़ें देखा नहीं है तो वो चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो मूर्त अवस्था में अगर उसको दिखाया जाए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहां पर मूर्त नहीं था, इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विशेषज्ञ वार्ता। विशेषज्ञ वार्ता मतलब कि जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे कम्युनिकेट कराने की बात की जा रही है। तो भले ही इसमें एक्सपर्टीज है, लोगों के बीच एक्सपर्टीज, जो एक्सपर्ट बंदे हैं वो आकर के वार्ता करेंगे, लेकिन फिर भी बच्चा इसमें मूर्त अवस्था में नहीं देख रहा है, तो भले ही कितना एक्सपर्ट आप ला लीजिए, बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि बच्चे ने अपने परिवेश में नहीं देखा है और मूर्त चीज़ों को नहीं देख रहा है, तो वो समझ नहीं पाएगा। तीसरा देखिए, वृत्त चित्र प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो इस हिसाब से भी जब आप चीज़ों को इमेज के तौर पर या फिर इस प्रकार की चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो उसका प्रतिमान ही तो है, उसका मॉडल ही तो है, आप एक्चुअल चीज़ थोड़ी दिखा रहे हैं। तो ये भी उसके लिए उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, इस वजह से नेगेटिव है। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए, रेशम पालन इकाई भ्रमण। अब जब इस यूनिट में, रेशम पालन यूनिट में जब वो भ्रमण करेगा, शैक्षणिक भ्रमण करेगा, तो प्रत्यक्ष तौर पर वो चीज़ों को देख रहा होगा कि किस प्रकार से रेशम बनता है, और साथ ही साथ भ्रमण भी बच्चे के लिए एक तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट कराया जा रहा है उसमें। तो एक तो प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है और एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, यही इसका सही जवाब होगा। विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। समावेशी कक्षा में अधिगम विकार, शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे बालक, इसके अलावा बहुत प्रतिभाशाली और बहुत कमजोर बालक, सब लोग एक ही छत में के नीचे पढ़ते हैं। यानी सबकी आवश्यकता अलग है। जैसे कि कोई देख नहीं सकता है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की आवश्यकता है, कोई सुन नहीं सकता है तो उसके लिए विजुअल इफेक्ट की आवश्यकता है। तो उनकी आवश्यकता के अनुसार अपने पाठ्यचर्या को ढालना पड़ेगा, अपने पाठ्यचर्या को फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसी को ध्यान में रख करके आपको उत्तर देना है। चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन, यानी कि जो पहले से फिक्स्ड पाठ्यचर्या है उसी को सिर्फ आप एक तरीके से उस पर एक्शन ले रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि सभी बच्चे एक ही पाठ्यचर्या के माध्यम से नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि सबकी आवश्यकता अलग है। तो आवश्यकता के अनुसार हमें पाठ्यचर्या में बदलाव करना होगा, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प दिया गया है पाठ्यचर्या का हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसमिट करने की बात की जा रही है। मतलब कि आप एक तरीके से जैसे जो पाठ्यचर्या है वो बच्चों को बस एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही निगेटिव है।
अगर ऐसा होता तो बच्चे अनुकरण करके भी सीख सकते थे, लेकिन आज हम लोग संरचनावादी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर एनसीएफ 2005 दोनों रचनावाद पर फोकस करता है, और इसके अंतर्गत बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अन्वेषण करके अपने ज्ञान की रचना करते हैं, ना कि हस्तांतरित होता है पाठ्यचर्या। ये निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, पाठ्यचर्या का पालन, ये भी निगेटिव है। कैसे? अब पाठ्यचर्या जो फिक्स बना दिया गया है, तो ऐसा थोड़ी है कि आप उसको हूबहू फॉलो करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चे की आवश्यकता जो है उसके अनुसार अपने पाठ्यचर्या को बदलेंगे, तो मतलब उसकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आप पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो पहले से पाठ्यचर्या बना हुआ है आप उसका पालन नहीं करेंगे, बल्कि कक्षा में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अपना नया पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, पाठ्यचर्या का निर्माण, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समावेशी कक्षा के अंतर्गत सभी बालकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, ताकि सभी बालकों के जरूरतों का सम्मान किया जा सके और साथ ही साथ उनको उस परिवेश का हिस्सा बनाया जा सके। क्योंकि अगर आप किसी बच्चे की जरूरत को अनदेखा कर देंगे तो वो उसे मतलब उस परिवेश में सहज महसूस नहीं करेगा और ना ही सीखने में रुचि लेगा। इस वजह से उस बच्चे का अधिगम प्रभावित हो सकता है। इस वजह से सभी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। विकल्प नंबर 1 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि? ध्यान से समझिएगा। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में ईवीएस का कोई अलग से पुस्तक नहीं है। ऐसा क्यों है आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली और दूसरी कक्षा में ईवीएस जो होता है वो बच्चे की भाषा और गणित के माध्यम से सिखाया जाता है। कैसे? अब इसको समझिए। भाषा में बच्चे ने जैसे भाषा में उसको अंग्रेजी भी पढ़ाया जा रहा है, हिंदी भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसको भाषा में हिंदी की पुस्तक में उसको बिल्ली लिखा रहेगा, या फिर इंग्लिश की पुस्तक में उसको कैट लिखा रहेगा और कैट के आगे कैट यानी बिल्ली का चित्र बना रहेगा। इसको देख करके देखिए, ये भाषा का पार्ट है, कैट और बिल्ली ये भाषा का पार्ट है, और भाषा को देख करके वो यहाँ पर बिल्ली जो चित्र बना हुआ है वो परिवेश में अपने देखा हुआ है, और परिवेश क्या है, उसके पर्यावरण क्या है, वो ईवीएस का ही तो पार्ट है। जो आसपास वो देख रहा है वो पर्यावरण हो गया, और पर्यावरण क्या है, पर्यावरण ईवीएस का पार्ट है। यानी कि भाषा के माध्यम से उसको ईवीएस पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से गणित के माध्यम से उसको ईवीएस पढ़ाया जाता है। कैसे? देखिए, बच्चे को गणितीय संकल्पना सिखाने के लिए, अंक सिखाने के लिए 1 लिखा रहेगा और इसके आगे कुत्ते का चित्र बना रहेगा। इसी तरीके से 2 लिखा रहेगा और इसके आगे 2 कुत्ते का चित्र बना रहेगा। तो कुत्ता क्या है, उसके परिवेश का हिस्सा है, यानी पर्यावरण का हिस्सा है, और पर्यावरण क्या है, ईवीएस का पार्ट है। यानी कि गणित और भाषा के माध्यम से उसको ईवीएस की ज्ञान दी जाती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि भाषा में जब उसको कहानी पढ़ाया जाता है तो कहानी में भी उसको विभिन्न प्रकार की कहानियों में के अंतर्गत उसको जंगल, शेर और उसके परिवेश से जुड़े हुए चीज़ों को बताया जाता है। यानी कि जो कहानी भी बताया जा रहा है वो भी उसके परिवेश से जोड़ करके बताया जा रहा है, ताकि वो अपने पर्यावरण के बारे में जा रहे हैं, और पर्यावरण क्या है, उसके ईवीएस का पार्ट है। और इसीलिए कक्षा 1 और 2 में अलग से कोई पुस्तक नहीं है, क्योंकि भाषा और गणित के माध्यम से ही उसको ईवीएस की शिक्षा दी जाती है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है। विकल्प नंबर 2 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? मतलब कि नाटक के माध्यम से जो टीचर है वो जंतु टॉपिक को बच्चों को पढ़ाना चाहता है, तो उसे किस प्रकार के नाटक का चयन करना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, नाटक को बहुत सारे उपाय हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि पहले से कोई नाटक लिखा गया हो, उसको बच्चा चयनित कर ले, या फिर टीचर खुद नाटक लिखे, या फिर बच्चों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि आप नाटक लिखिए और खुद अभिनय करिए। इसमें क्या होगा कि जब बच्चे को नाटक लिखने के लिए दिया जाएगा तो बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी कि वह जंतुओं को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही साथ जब अभिनय कर रहा होगा तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप होगा, मतलब कि लेखन कौशल के साथ साथ एक तरीके से वाचन कौशल भी बच्चे में डेवलप किया जा सकता है। अगर बच्चे को खुद नाटक लिखने और खुद एक तरीके से उस पर अभिनय करने के लिए बोला जाए, तो इसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर पा रहे हैं। और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं, समूह में काम करते हैं, तो वो ज़्यादा सीखते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा कि बच्चे खुद नाटक लिखें और खुद अभिनय करें, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला देखिए दिया गया है, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें। यानी कि पहले से जो लिखित नाटक है उसकी बात की जा रही है, तो इसमें बच्चे नाटक लिखने में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं थे, ये विकल्प हमारा नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्वयं नाटक लिख करके निर्देशित करें, मतलब टीचर खुद नाटक लिख रहा है, उसके बाद से निर्देशित कर रहा है कि इस तरीके से आप नाटक को प्ले करिए, तो ये भी निगेटिव है, क्योंकि बच्चे इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं थे नाटक लिखने के संदर्भ में। चौथा विकल्प देखिए, पहले से मंचित एवं अभिनीत नाटक को खोजें, मतलब कि पहले से जो प्ले हो चुका है, नाटक हो चुका है,
और जो अभिनय किया जा चुका है उसको केवल खोजने की बात की जा रही है। तो ये तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि बच्चे ना तो इसमें नाटक में अभिनय कर रहे हैं और ना ही नाटक लिखने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक ही विकल्प है बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, लिखने से उसमें लेखन कौशल का विकास होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका मिलेगा और रचनात्मक होने का मौका मिलेगा कि इसके बाद क्या सीन हो सकता है, इसके बाद क्या सीन हो सकता है, क्रिएटिविटी आएगी। और साथ ही साथ अभिनय जब बच्चा कर रहा होगा तो कम्युनिकेट करेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें वाचन कौशल भी बच्चे में विकसित किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। सैम ने आकाश में हरा रंग भर दिया, उसने इस रंग को क्यों चुना? इस प्रश्न को पूछे जाने पर वो जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है और इसलिए आकाश का रंग हरा होगा। शिवांगी को क्या करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए? अब बच्चे ने ये देखा कि उसके घर के बगल में कोई तालाब था, उसमें जो पानी था वो हरे रंग का था। अब बच्चे को ये लगा कि पानी जो है वो आकाश से ही बरसता है, बच्चे के माइंड के अनुसार। तो ये बोला कि पानी चूंकि हरे रंग का था तो जाहिर सी बात है जब आकाश हरा होगा तभी हरा रंग निकलेगा, ये बच्चा सोच रहा है अपने मन में, इस वजह से उसने आकाश में हरा रंग भर दिया था। तो अब एज ए टीचर आप क्या करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए। देखिए बच्चा सृजनात्मक तो है, क्रिएटिव तो है, क्योंकि ये बच्चा जान रहा है कि किस प्रकार से पानी बरसता है बादल से और ये सब चीज़ें, क्योंकि सूर्य से वो चीज़ें पानी वाष्पित होकर के ऊपर जा रही हैं, बादल से फिर वो बरस रही हैं। सृजनात्मक तो है, लेकिन उसकी सृजनात्मकता का सराहना यहाँ पर नहीं किया जा सकता, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बच्चा एक गलती भी कर रहा है। गलती ये है कि वो बादल को हरा रंग कंसीडर कर लिया है, ठीक है। तो इस वजह से जब आप इसको बच्चे को सराह रहे होंगे तो अन्य बच्चे अपने माइंड में ये अवधारणा बना लेंगे कि बादल हरे रंग का ही होता है। तो यहाँ पर उसकी सराहना नहीं की जा सकती, लेकिन ये बच्चा क्रिएटिव है, ये विकल्प सही है, ठीक है। तो सराहना नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चे जो दूसरे बच्चे हैं वो गलत वे में ले लेंगे और वो भी अपने मन में अवधारणा बना लेंगे कि बादल जो होता है वो हरे रंग का होता है। तो ये निगेटिव था थोड़ा, इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। देखिए केवल बताने से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर में बच्चों को खेल के माध्यम से और मूर्त अवस्था में दिखा करके ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो अगर आप उसको केवल बताएंगे तो अमूर्त होगा। जब तक कि चीज़ें आप उसको प्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिखाते हैं तब तक वो चीज़ें अमूर्त होती है, बच्चे समझने में उसको कठिनाई महसूस करते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। काला होने का तो सवाल ही नहीं है, और वैसे भी आकाश बताने की बात आ गई तो फिर से वही वाला एक्सप्लेनेशन जो दूसरे में मैंने दिया था हो जाएगा कि जब तक बच्चा मूर्त अवस्था में देखेगा नहीं तब तक उत्तर मतलब चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो ये भी विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बच्चा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर जब बच्चा अवलोकन करेगा तो प्रत्यक्ष तौर पर मूर्त अवस्था में आकाश को देख रहा होगा, उसके बाद से उसको क्लियर हो जाएगा कि आकाश जो होता है वो आसमानी रंग का होता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो बालक है वो एक तरीके से जो आकाश है उसको या तो वाइट या तो हल्का आसमानी कलर का रंगने लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे खुद मूर्त अवस्था में देख रहे हैं और इसके बाद से बच्चे जो इस प्रकार की गलती थी कि हरा रंग भर रहे थे उसको दूर कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव है और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है। देखिए रचनात्मक आकलन, दो प्रकार के आकलन होते हैं, पहला रचनात्मक और दूसरा योगात्मक। रचनात्मक आकलन का मतलब ये होता है कि अधिगम के दौरान जब बच्चे को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया या फिर एक चैप्टर पढ़ा लिया गया तो उस चैप्टर या फिर उस कॉन्सेप्ट में बच्चे को कहाँ पर कठिनाई आ रही है, इस कठिनाई को जानने के लिए उसका परीक्षण किया जाता है, जिसे रचनात्मक आकलन बोला जाता है। और दूसरा होता है योगात्मक आकलन, जिसमें आपका सत्र जब कंप्लीट हो जाता है या फिर एक वर्ष की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अंत में जो वार्षिक परीक्षा होता है या फिर सेमेस्टर परीक्षा होता है वो योगात्मक आकलन है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हमको उत्तर देना है। प्रश्न में हमसे रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा गया था, यानी कि अधिगम के दौरान जो उसको कठिनाई आ रही है वो जानने के लिए। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, दिया गया है अधिगम के लिए आकलन। देखिए यहाँ पर अधिगम हुआ नहीं है, अधिगम कराने के लिए उसका आकलन किया जा रहा है, यानी कि अधिगम कराने के दौरान क्या कठिनाई आ रही है उसका जांच करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरा देखिए, अधिगम का आकलन का मतलब क्या होता है कि अधिगम हो चुका है, मतलब कि साल भर आपने पढ़ लिया है, अब आपने साल भर में कितना सीखा उसका फाइनल रिजल्ट देने के लिए आपका फाइनल परीक्षा होता है, ठीक है। तो ये अधिगम का आकलन जो होता है वो योगात्मक आकलन होगा, ना कि रचनात्मक आकलन। तो ये विकल्प निगेटिव था, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, आकलन के साथ अधिगम,
ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। कैसे? देखिए, आपने एनसीईआरटी की पुस्तक में या फिर कई किताबों में देखा होगा कि एक चैप्टर के बीच में ही एक बच्चे को कॉन्सेप्ट बताया गया। जैसे कि एक चैप्टर में कई कॉन्सेप्ट होते होंगे, तो एक कॉन्सेप्ट जब पढ़ा दिया गया, एक कॉन्सेप्ट जब बुक में दे दिया गया, उसके बाद से एक छोटा सा बॉक्स बना करके उसमें उस कॉन्सेप्ट से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए रहते हैं। तो वो क्या है, आप अभी पूरा चैप्टर खत्म नहीं किए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट खत्म नहीं किए हैं, बावजूद इसके पढ़ते समय ही, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट के बीच में जितना आपने पढ़ लिया है उसमें आपको कहीं कठिनाई तो नहीं है, या फिर आपने क्या सीखा आप खुद उसका आकलन करते हैं। ठीक है, उस पुस्तक में जो दिए गए प्रश्न होते हैं बीच बीच में, तो ये क्या है, अधिगम के साथ आकलन। मतलब कि आप आकलन के साथ अधिगम, मतलब कि आप अधिगम कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, उसके साथ आप आकलन भी करते जा रहे हैं अपना, कि आपने जो पहले पढ़ लिया उसके बारे में आप जान गए, सीख गए अथवा नहीं। तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव होगा, क्योंकि रचनात्मक आकलन ये भी है, क्योंकि अधिगम के दौरान जो भी आकलन होगा, अधिगम के साथ साथ जो भी आकलन होगा वो रचनात्मक आकलन में होता है, और जो फाइनल परीक्षा होती है वो योगात्मक आकलन होता है। ठीक है, तो ये अधिगम के दौरान ही तो आकलन हो रहा है, तो इस वजह से ये भी हमारा सही होगा। चौथा विकल्प देखिए, अधिगम के बारे में आकलन। अब आपके जो सहपाठी हैं, आपके साथ जो अधिगम कर रहे हैं, उनसे आपका फीडबैक लिया जाएगा कि इस बच्चे ने कितना सीखा है, आपके मित्र ने कितना सीखा है, मतलब कि सहपाठी से मूल्यांकन किया जा रहा है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? देखिए, इस वजह से निगेटिव है क्योंकि अगर आप यहाँ पर सभी विकल्पों को देखेंगे तो डी किसी में दिया नहीं गया है। और अगर मैं आपको चौथा विकल्प दिखाऊं, चौथे विकल्प में यहाँ डी तो दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ बी भी दिया गया है। और बी में क्या था? अधिगम का आकलन। और अधिगम का जो आकलन होता है वो योगात्मक आकलन होता है, ना कि रचनात्मक। प्रश्न में हमसे रचनात्मक की बात की गई थी, इस वजह से ये विकल्प कंफर्म गलत ही होगा। बाकी के शुरुआत के 3 विकल्पों में डी का चर्चा नहीं किया गया, यानी डी को हम लोग गलत मान करके चलेंगे। सी हमारा सही था, बी गलत था और ए सही था, यानी केवल ए और सी हमारा सही होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 केवल ए और सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? ध्यान से समझिएगा, रचनात्मक आकलन की बात की जा रही है, यानी सत्र के बीच में। अब देखिए, सहपाठी आकलन की बात की गई है, तो ये ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि आपका जो आपके साथ जो पढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आपके बारे में उतना थोड़ी जानेगा। मतलब कहने का मतलब कि आपने कितना सीखा है वो आपके बारे में उतना एग्जैक्ट थोड़ी बता पाएगा, और साथ ही साथ आपके साथ ही पढ़ रहा है, तो उसको भी कुछ कंफ्यूजन होगा। तो इस वजह से ये ऑथेंटिक नहीं होता है, हमारा उत्तर नहीं होगा। स्वयं का आकलन, अब देख लीजिए, मान लीजिए बच्चे से आप पूछेंगे कि आपने कितना सीखा, तो जब वो खुद का आकलन खुद करके बता रहा होगा तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो डर की वजह से बता देगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो ये भी ऑथेंटिक नहीं होता है, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अवलोकन। अवलोकन के माध्यम से केवल देख करके आप बच्चों को नहीं बता सकते कि बच्चे ने कितना सीखा है, ये भी निगेटिव सेंस में। क्यों निगेटिव है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। अवलोकन का मतलब क्या होता है? किसी गतिविधि के दौरान आप बच्चों को केवल देख रहे हैं, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर गतिविधि में वो बच्चा अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि अगर उस गतिविधि में उस बच्चे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसका अधिगम नहीं हुआ होगा। हो सकता है कि किसी दूसरे कॉन्सेप्ट में बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर दे, तो केवल अवलोकन करके इसको ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता आकलन को। ठीक है, रचनात्मक आकलन यानी सत्र के बीच में आकलन। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4, देखिए दृष्टांत अभिलेख, जिसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहा जाता है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड में तो व्यवहार को मेंशन किया जाता है, तो यहाँ पर रचनात्मक आकलन इसे कैसे किया जा सकता है? हालांकि यहाँ पर व्यवहार मेंशन जरूर किया जाता है, लेकिन अधिगम क्या होता है? अधिगम प्रयास के माध्यम से आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसी को तो अधिगम कहते हैं। मतलब कि आपके व्यवहार में परिवर्तन को डिनोट करता है दृष्टांत अभिलेख, और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है प्रयास के माध्यम से उसी को ही अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा और यही हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही विकल्प है। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।